नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम 2 मई 2026 की उन अहम और बड़ी हेडलाइंस का एक मैक्रो लुक लेने वाले हैं, जो इस वक्त पूरे भारत की दिशा तय कर रही हैं। ये एक ऐसे देश की झलक है जो तेजी से बदल रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की इन उलझी हुई खबरों को एकदम आसान तरीके से समझा जाए। चलिए डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। इस क्योटिक और तेजी से बदलते न्यूज साइकिल को लॉजिकली समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 4 क्लियर हिस्सों में बांटा है। पहला, इलेक्शंस 2026। दूसरा, राष्ट्रीय आपदाएं और सुरक्षा। तीसरा, क्राइम और बड़ी जब्ती। और आखिर में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी उड़ान। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इलेक्शंस 2026 द बिग काउंट। देखिए, 4 मई की सुबह ठीक 8 बजे से असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में मतगणना शुरू होने वाली है। एक ही वक्त पर इन सभी 5 जगहों के रिजल्ट सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लाइव होंगे। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों का आना वाकई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक अद्भुत नज़ारा होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प आंकड़ा वेस्ट बंगाल से है। गिनती से ठीक पहले वहां रीपोलिंग के दौरान लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। सोचिए, शाम 5 बजे तक 15 में से 14 बूथ्स पर 86.9% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रीपोलिंग जैसे थका देने वाले प्रोसेस में भी मतदाताओं के लगातार और बेहतर एंगेजमेंट को दर्शाता है। और रिजल्ट्स आने से ठीक पहले राजनीतिक खेमे में हलचल कैसी है? उमर अब्दुल्ला ने चुनावों में धांधली और वोट चुराए जाने को लेकर अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। मतगणना से ठीक पहले इस तरह के बयान अब मुख्य खबरों में छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, नेशनल ट्रेजेडीज एंड पब्लिक सेफ्टी। चुनावी शोर से थोड़ा हटकर कुछ बेहद दुखद खबरें भी हैं, जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नर्मदा क्रूज हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 15 लोग लापता हैं। हुआ ये कि तूफान के वक्त यात्री अपर डेक पर जमा हो गए, जिसकी वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गई। ये एक बेहद दर्दनाक उदाहरण है कि पानी में भीड़ का असंतुलन कितना जानलेवा हो सकता है। एक और अफसोसनाक खबर जम्मू से है, जहां एक ब्रिज गिरने से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। परिवार और आम जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही हैं कि ऐसी खराब हालत में ब्रिज पर ट्रैफिक क्यों चालू रखा गया था। सरकार ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी है। इन दुखदायक घटनाओं के बीच आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक नया प्रोएक्टिव कदम उठाया गया है, सचेत। ये एक पूरी तरह से स्वदेशी सेल्फ ब्रॉडकास्ट मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका मुख्य काम नागरिकों को खराब मौसम और इमरजेंसीज के बारे में इंस्टेंट अलर्ट्स भेजना है। आधुनिक डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा में ये एक बहुत ही क्रूशियल टूल बनने वाला है, क्योंकि दिस इज अ टेस्ट मैसेज। ठीक यही टेक्स्ट पूरे देश में लोगों के स्मार्टफोन्स पर फ्लैश हुआ था। भारत ने आम नागरिकों तक आपातकालीन सूचना पहुंचाने के इस नए सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के एक बेहद एक्शन पैक्ड हिस्से पर, क्राइम, क्रैकडाउन्स एंड मेजर सीजर्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 349 किलो। मुंबई में एक बहुत बड़ी ड्रग बस्ट हुई है, जहां से इतनी भारी मात्रा में कोकेन बरामद किया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे बहुत ही चालाकी से रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले ग्लव्स और पैड्स के अंदर छुपा कर रखा गया था। और अगर इस क्वांटिटी का स्ट्रीट वैल्यू सुनेंगे तो शायद यकीन न हो, 1745 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस एक सिंगल नारकोटिक सीजर की एस्टिमेटेड कीमत है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि देश की सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए एजेंसीज कितने बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर रही हैं। आंकड़ों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 2178 करोड़ रुपए, ये वो कुल संपत्ति है जो ईडी ने 21 फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यानी भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जब्त की है। और इस लिस्ट में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। अब देखिए, ईडी का यह ऑपरेशन सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इनका ग्लोबल फुटप्रिंट देखा जाए तो ईडी ने 353 क्रॉस बॉर्डर रिक्वेस्ट भेजी हैं। मॉरिशस को 15, ऑस्ट्रेलिया को 8, चाइना और आइल ऑफ मैन को 6 और यहां तक कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को भी 5 रिक्वेस्ट्स। ये जाहिर करता है कि फाइनेंशियल क्राइम का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है और एजेंसीज उनका पीछा दुबई से लेकर लंदन तक कर रही हैं। इस ट्रेंड को थोड़ा और समझते हैं।
पिछले एक दशक की तुलना अगर उससे पहले के दशक से की जाए तो ईडी द्वारा की गई एसेट सीजर्स में सीधे 23 गुना की जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा अब लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो बिल्कुल स्टैगरिंग है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और थोड़े अपबीट सेक्शन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल लीप्स। देश का फिजिकल और डिजिटल मैप तेजी से बदल रहा है। वेस्ट बंगाल में रेलवे फ्रेट रूट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए 895 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं यूपी की मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने अपनी पहली स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन तैयार करके निकाल दी है। और सिक्किम से एक ऐतिहासिक खबर आई है, ये देश का पहला पेपरलेस स्टेट जुडिशरी बन गया है। फिजिकल इंफ्रा से लेकर जुडिशियल टेक तक विकास हर जगह दिख रहा है। और सिक्किम के इस पेपरलेस जुडिशरी के कदम के पीछे का फिलॉसफी क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट इसे बखूबी समझाता है कि डिजिटल सुधार सिर्फ एक कागजी सिद्धांत नहीं है, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक व्यवहारिक आवश्यकता है। एकदम ठीक बात है, टेक्नोलॉजी अब सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुकी है। इन सब बड़ी खबरों के बीच एक ऐसी कहानी जो सच में इंस्पायर करती है। MS धोनी के रांची स्थित स्कूल के सिर्फ 7 साल के एक बच्चे ने श्रीलंका और भारत के बीच स्थित पॉक स्ट्रेट को लगभग 10 घंटे लगातार तैरकर पार कर लिया। शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का ये एक ऐसा अद्भुत किस्सा है जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर दे। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ करोड़ों वोट्स की गिनती का इंतजार और दुखदाई हादसे, तो दूसरी तरफ अपराधियों पर मैसिव रेड्स, नई टेक्नोलॉजी और एक छोटे बच्चे का अद्भुत साहस। सोचिए, ये सारी अलग अलग लगने वाली घटनाएं आपस में मिलकर हमारे देश के फ्यूचर को, उसकी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री को कैसे बुनती हैं। इस एक सवाल के और आज के इन अहम अपडेट्स के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जरूर सोचिए इन मुद्दों पर, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।